नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर। कई शहरों में PM 2.5 का स्तर तय मानकों से 10 गुना ज्यादा। ये आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। प्रदूषण साइलेंट किलर की तरह हमारी जिंदगी पर मंडरा रहा है और इसके खतरे का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं और इन 13 में मेघालय का बर्निहाट टॉप पर है। वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल यानी राजधानियों की अगर हम बात करें तो उनमें टॉप पर है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में यह तमाम ब्यौरा सामने आया है। रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। टॉप 5 में हैं हम। 2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, यानी पहले से 2 स्थान नीचे आए हैं। मतलब भारत में पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी टॉप 5 में मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत में PM 2.5 के स्तर में 7% की गिरावट देखी गई। आज इन्हीं सब पहलुओं पर हम खास चर्चा करेंगे। जानी मानी पर्यावरणविद सुमेरा अब्दुलाली जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। सुमेरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने दिया और इस चर्चा में शामिल हुई। मुझे याद है कि जब भी हम प्रदूषण की चर्चा करते हैं तो मैं सोचता हूं कि सुमेरा मैम से जब अगली बार बात होगी तो शायद थोड़ी स्थितियां बेहतर होंगी। स्थितियां बस इतनी बेहतर है कि चलो भाई तीसरे से 5वें तक आए, लेकिन है टॉप 5 में। अब सवाल सबसे ज्यादा जो मुझे चौंका रहा है, मेघालय का शहर टॉप में आ रहा है भारत के 13 शहरों में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए। यानी कि अब जिसके बारे में आपने पिछली दफा भी चर्चा में इशारा किया था कि धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड पोल्यूशन है वो किस तरह से स्वच्छ शहरों को भी अपने दायरे में ला रहा है, और कोई खास प्रोटोकॉल नहीं है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जा रहा है। क्या ये उसका इंपैक्ट है कि अब मेघालय में भी प्रदूषण ने इस स्तर पे दस्तक दे दी है? अभी हमारे देश में जितने शहर हैं सभी में कंस्ट्रक्शन एक से ऊपर एक करने का एक कंपटीशन लगा हुआ ऐसा लग रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन में जो हमारे एयर पोल्यूशन हो रही है उसका कोई खास कंट्रोल नहीं है। अभी मैं सुनती हूँ कि कहते हैं कि डेटा तो है, बट डेटा को का भी ठीक से हमारे जो गवर्नमेंट हमको देनी चाहिए वो नहीं दे रही है। क्योंकि जो PM 2.5 है वो सब में खतरनाक होता है। वो दैट इज 30 टाइम्स थिनर देन अ ह्यूमन है, और वो डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर इनहेल होता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लिमिट है PM 2.5, वो आज के दिन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं वो 80 मैक्सिमम, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। और 15 एंड 80 में काफी फर्क है। बट अगर मान लो हम लोग 80 का भी देखते हैं, कोई भी शहर ऐसे नहीं दिख रहा है। आप भूल जाओ कि टॉप 13 सिटीज हमारे हैं, टॉप 20 में 13 हमारे हैं। बट जहां भी हम डेटा देख रहे हैं 80 के अंदर तो कोई भी शहर नहीं होगा जहां कंस्ट्रक्शन चालू है जो कि 80 के अंदर है। और इसकी मानी है कि ऐसा कोई जगह नहीं है। और आजकल ऐसा हमारे गांवों में भी हो रहा है कि PM 2.5 15 के अंदर कभी भी नहीं होता है, एंड डेफिनेटली 80 के ऊपर के अंदर नहीं होता है। तो ये जो हमको डेटा मिल रहा है गवर्नमेंट से, AQI मिल रहा है, वो PM 2.5 को नहीं एड्रेस कर रहा है। इसीलिए आवाज फाउंडेशन ने एक कैंपेन निकाला है कि हम रोज गवर्नमेंट डेटा में से PM 2.5 मुंबई के लिए चुन के और हमारे ट्विटर अकाउंट पे डालते हैं। बट
ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि 15 के अंदर हुआ है। एंड इन द लास्ट सिंस नवंबर ऐसा मुझे नहीं लगता है एक भी दिन हुआ है कि 80 के अंदर हुआ है। तो हमारा नॉट ओनली ये प्रॉब्लम है जो हमको इंटरनेशनल डेटा मिल रहा है उससे हमको पता चले कि 13 सिटीज आर मोस्ट पोल्यूटेड। हमको हमारे खुद के डेटा से ये पता चल रहा है कि हमारे सभी शहर आर मोस्ट पोल्यूटेड एंड नन ऑफ देम आर गुड फॉर हेल्थ। इसमें हम जो ऑफिशियल डेटा मिलता है AQI उसमें PM 2.5 भी मिला हुआ होता है, PM10, NOx बार अलग अलग चीजें मिक्स होते हैं। एंड बिकॉज ये मिक्स हो रहा है जो AQI होता है उसका लिमिट काफी ज्यादा होता है जिससे कि PM 2.5 का होता है, यानी कि इफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 80 बट AQI इज ओके अंटिल 100। तो PM 2.5 85 हो बट AQI इज विद इन 100 हम गुड मानते हैं। बट दिस इज नॉट गुड बिकॉज PM 2.5 इज डायरेक्टली अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ और वो हमारा हमेशा 80 के ऊपर रहता ही है। तो आप मेघालय का कह रहे, यस वहां पे भी कंस्ट्रक्शन होता है, मुंबई में भी होता है, बैंगलोर में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, सब जगह होता है। और ये सब शहर एंड इंक्लूडिंग आर Tier 2 सिटीज एंड आजकल गांव में भी जहाँ के कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड गांव में क्योंकि कंस्ट्रक्शन को सप्लाई करने क्वारीन चल रहा है, हर गांव में क्वारीन कहाँ से कहाँ अगर मुंबई में कंस्ट्रक्शन करना हो तो आसपास के आप पूरे वेस्टर्न घाट्स में देखो आपको दिखेगा कि उधर क्वारिंग चल रही है और वहां पे पोल्यूशन बढ़ रहा है। सैंड माइनिंग सब जगह हो रही, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के अलाइड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। बात आपने कही। मैं एक चीज समझना चाहता हूं सुमेरा मैम कि आई एम श्योर कि आप सभी बहुत सारे सुधारों की ओर जिक्र कर रहे होंगे, बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं। ये मतलब चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंटर लेवल पे, क्या बस ऐसा है कि चलो जब एकदम गंभीर स्थिति हो जाए तो कुछ उपाय कर दिया जाए, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान नहीं बनाया जा रहा है, वो बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, चाय बिस्कुट तक सीमित है? एक्शन प्लान तो बहुत सारे बना रहे हैं बट दे आर ऑल ऑन पेपर, क्योंकि ये एक्शन प्लान कब इम्प्लीमेंट होंगे वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जब तक चलते जा रहा है हम नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते जा रहे हैं एट स्टेट लेवल एट नेशनल लेवल। एंड उसको हम इंटरनेशनल सिटीज बनाना चाह रहे हैं, हम हमारे गांवों को सिटीज में लाना चाह रहे हैं। बट वो इंटरनेशनल लेवल सिटीज बनाने इंटरनेशनल लेवल कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए ऐसे कि फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स हमारी हेल्थ बच के रहे। तो ये नहीं हो रहा है, हम बस रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट, कमिटी के बाद कमिटी, ये सब करते रह रहे हैं। और जो डेटा मिल रहा है, यस डेटा पहले से ज्यादा मिल रहा है, पर वो डेटा की क्वालिटी क्या है, वो डेटा के जो कैलकुलेशन ऐसे है कि मुझे समझ पड़े कि मुझे क्या एग्जैक्टली एक्सपोजर है। ये तो आज के दिन आप किसी को भी पूछो आपको पता है कि आप आज बाहर जाओगे आपको क्या हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, किसी को भी नहीं पता है क्योंकि ये डेटा गवर्नमेंट से हमको नहीं मिल रहा है। आपने कही, और शायद वो कहते हैं ना कि कोई चीज जो एक ऐसे तरीके से हमें इफेक्ट नहीं कर रही है जिसको हम लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण का जो असर है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको बाद में समझ में आता है। और हम यही देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी घातक बीमारियां हैं जिनका प्रतिशत अगर बढ़ रहा है उसमें प्रदूषण बहुत बड़ा रोल कर रहा है। मुझे तो तब बड़ा अफसोस होता है जब हम महानगरों में ये देखते हैं कि हमारे बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्र में मास्क लगा के उनको बाहर निकलना पड़ रहा है। हमने कैसी दुनिया बना दी है, ये बड़ा बड़ा अफसोसजनक स्थिति है। सुमेरा मैम, सॉल्यूशंस, थोड़ी पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें, सॉल्यूशंस हैं क्या? एक तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि हम कंस्ट्रक्शन करते वक्त शायद मानकों का तो पूरी तरह से उनको इग्नोर कर रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर रहे हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? मतलब कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो अचानक से शुरू हो जा रहा है, कोई टाइम नहीं है उसका, पूरी पूरी रात हो रहा है, पूरे पूरे दिन चल रहा है, बीच ट्रैफिक में चीजें शुरू हो जा रही हैं और उनका कोई नियंत्रण नहीं है, उनका दायरा हम नंगी आंखों से देख सकते हैं कि वो किस तरह से वातावरण को प्रभावित कर रही हैं। हाँ, एक अजीब बात है कि हर एक को दिखता है कि इससे डस्ट उड़ रही है, पर गवर्नमेंट हमको ये कहता है कि नहीं AQI ठीक है, यानी कि क्वालिटी ऑफ एयर इज गुड कोई कोई दिन पे। तो ये अजीब बात है क्योंकि
दुनिया भर कंस्ट्रक्शन होती है। हाँ, ये बात है कि हम हर साल में एक नया शिकागो बनाने का ये किया है इन आवर कंट्री, बट दुनिया भर ऐसा नहीं कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और कंस्ट्रक्शन साइट्स के नजदीक भी जो लोग रहते हैं उनको इतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उन उन लोग का जो टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो कहते हैं, वो हमारे टेक्नोलॉजी से बिल्कुल, जो हम यूज कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। एक तो उन लोग ये प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स ज्यादा लेते हैं कि वो कंस्ट्रक्ट होके और ऑन साइट खाली उसका असेंबली हो। हम तो पूरा सीमेंट मिक्सर रास्ते पे खड़े कर देते हैं, हमारा डिमोलिशन के आसपास में कोई बैरियर नहीं है, हमारा कुछ भी ठीक से, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम बनना चाह रहे हैं वो हम कोई स्टडी नहीं किए हैं कि वो कैसे तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे के सब जगह डस्ट पोल्यूशन नहीं हो। तो हम अपना ही अ, जो जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, दोस आर, हम वी आर रीइन्वेंटिंग द व्हील, कि कुछ थोड़ा करे फिर वो नहीं चलता है, फिर थोड़ा और कुछ ट्राई करे। हम क्यों ऐसे ही जात से नहीं स्टडी करके कर सकते हैं? मुझे एक बहुत ही शेर आसान याद आता बात है है। इस बात पे मैम कि मर्ज तब तब बढ़ता है, मर्ज मतलब उर्दू में बीमारी को कहते हैं, मर्ज तब तब बढ़ता गया जब जब दवा की। तो अब जब आपको पता है कि साहब सामने वाले को जो है वो इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन का तत्काल उपाय तो हो सकता है, उसको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, लेकिन उस इन्फेक्शन को शरीर से खत्म करने के लिए आपको उसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने होंगे। मैम, भारत में ऐसे कौन से राज्य आपको दिखते हैं, या ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो शायद इस दिशा में बेहतर कर रहा है? क्या हम खासतौर पे दक्षिण भारतीय राज्यों को लें, हालांकि केरल वेरल तक भी अब हम देख रहे हैं कि वहां पर भी कुछ डिजास्टर हाल फिलहाल ऐसे हुए जो वहां की भी पोल खोल रहे हैं कि वहां कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन है क्या कुछ हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल हैं क्या? देखिए, हमारे पास नॉलेज सब है, हमारे पास इतने आईआईटीज हैं, हमारे पास इतने टेक्निकल एक्सपर्टीज है, बट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको पैसे चाहिए। कि जो हम करोड़ों से रुपए खर्च करते हैं इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन बिल्डिंग प्राइवेट होम्स, हम अ, वो हिसाब से हम पोल्यूशन कंट्रोल में खर्चा करने नहीं राजी हैं। तो जब तक आप खर्चा करने नहीं राजी होंगे, तो एक्सपेरिमेंटली आईआईटीज में, दूसरी जगहों में आप प्रूव कर सकते हैं, बट कमर्शियली वो फिर नहीं उनको बनता है, और वो जो कि डॉक्टर्स बिल्स होते हैं बाद में दूसरे लोगों को, वो कबूल नहीं करते हैं कि ये भी एक कॉस्ट है। तो जो कॉस्ट उनको देना चाहिए इन प्रिवेंशन, वो करने राजी ही नहीं है, तो एग्जाम्पल कैसे होगा? जब तक हमारा सरकार नहीं उठ के बोलेगा कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस, जो आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ले रहे हो, जो मेथोडोलॉजी ले रहे हो, वो वर्ल्ड क्लास होगा। और जबकि अपना गवर्नमेंट जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी का बना रहे हैं, इंटरनेशनल फंडिंग काम में लेके, जो इंटरनेट, अगर आप देखेंगे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, उधर उतना ही डस्ट है, पोल्यूशन है, जितना कि कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी आगे आके बढ़ के बोल नहीं रहा है कि चलो हम करके दिखाएंगे, हम उसका खर्चा करेंगे। खर्चा तो करोड़ों में, हजारों से करोड़ों में खर्चा हो रहा है इन कंस्ट्रक्शन, बट नॉट इन पोल्यूशन कंट्रोल। और ये जब तक हमारे देश के लोग खड़े होके नहीं बोलेंगे दैट दिस हेल्थ इफेक्ट ऑन अस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम ये बर्दाश्त करने नहीं राजी हैं, तब तक होगा भी नहीं। हम बस कमेटियों करते रहेंगे, हम सॉल्यूशंस ऑन बिल्कुल पेपर वो निकालते रहेंगे लॉन्ग टर्म, बिल्कुल वो बट वी मीटिंग वांट रूम एक्शन और नाउ। बहुत सारे जो कहते हैं कि एक वॉर रूम और क्या क्या बनाए जाते हैं, वो बस वहीं तक बात होती है, और उसके बाद चाय बिस्किट कॉफ़ी और क्या ड्राई फ्रूट्स खा के वो मीटिंगें ख़त्म हो जाती हैं। इसकी सच्चाई हमें भी पता है। शुक्रिया करेंगे मैम, उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम जो है वो अभी भी स्थितियां बेहतर हों, और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में यही हाल है। बहुत बातें होती हैं ग्लोबल वार्मिंग पे, बड़े बड़े कॉन्क्लेव, बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी बातें, और वो सब उसके बाद धरा का धरा रह जाता है। लेकिन हम चाहेंगे कि कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा एक्शन प्लान बने जो वाकई बेहतर तरीके से काम करे। हमारी स्थितियां बेहतर हुई हैं प्रदूषण के मामले में, लेकिन और ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है, थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है। शुक्रिया मैम अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात बाजार की। बाजार में रिकवरी आज नजर आई,
खासतौर पे निफ्टी में। निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 200 अंक संभलकर 22,500 के पास बंद हुआ, लेकिन रिकवरी के बावजूद बैंक निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा टूटा। कैसा रहा बाजार में एक्शन? अंश भीलवाड़ इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। तो आज अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी 22,300 के आसपास से काफ़ी अच्छा रिकवर होता हुआ नजर आया। वहां से करीबन 150 अंकों की तेज़ी बनती हुई नजर आई, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा 22,500 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया है। लेकिन 22,600 से 22,800 का ये जो मार्क है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यही पहले का एक गैप डाउन एरिया भी है। तो ये 200 पॉइंट्स हमें पार करने की बहुत ज़रूरत है पॉजिटिव फ्रंट पे आने के लिए। अब अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो स्मॉल कैप का ये दूसरा सेशन है लगातार बिकवाली का। सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज हम देख रहे हैं कि निफ्टी रियलिटी 3 सेशन से जो गिर रहा था वो आज हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया। और इसके टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर नजर आते हैं, जिसका मेन रीजन था बढ़त का एक सोर्स बेस्ड, जिसमें यह बताया गया था कि जो कंपनी है उसने एक लैंड डील की है, इसके चलते यहाँ पे पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आई थी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा भी जो 2 सेशन से गिर रहा था वो भी हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम सेक्टर लूजर्स की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करते हैं, क्योंकि इंडेक्स ने 9 मंथ के लो लेवल को टच किया। और इसके टॉप ड्रैगर देखें तो इंडसइंड बैंक नजर आता है, जो कि खुद 25% कुछ गिरता हुआ नजर आया था। मार्केट कैप इरोजन भी देखें तो लगभग 19,000 करोड़ का यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है इंडसइंड बैंक के लिए। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स देखें तो ये भी 3 सेशन से लगातार बिकवाली कर रहा है। दरअसल एक सेशन पहले हम देख रहे हैं कि नैस्डैक में जो तेज सेल ऑफ आया था, उसके वजह से वही सेंटिमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमेस्टिक टेक स्टॉक्स में भी बनते हुए नजर आए, जिसके चलते आईटी में यहाँ पे बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो इसका भी ये दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी मिला जुला सेशन रहा था, लेकिन निफ्टी जो 22,600 से 800 का लेवल है, इसके ऊपर आने की बहुत जरूरत है पॉजिटिव फ्रंट पे आने के लिए। शुक्रिया अंश इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी रविंद्र। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पे आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जो आज काफ़ी फोकस में रहा है, जहाँ पर ये न्यूज़ आ रही है कि जो आरबीआई के जो मास्टर डायरेक्शन लागू होने के बाद बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से जुड़े अदर एसेट और अदर लायबिलिटी अकाउंट्स की जो है इंटरनल रिव्यू की थी। और इस दौरान जो है अकाउंट के जो बैलेंस में है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है। और इसका बैंक का कि दिसंबर 2024 तक का जो कुल नेटवर्थ है उसमें 2.35% का जो है नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसका जो इफेक्ट है वो कंपनी के पीएनएल अकाउंट में भी देखने को मिल सकता है, करीब 1500 करोड़ से ज़्यादा का। और स्टॉक प्राइस में जो है पहले से ही एक साल में जो है स्टॉक प्राइस में 50% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और भी कुछ की कंसर्न है, जैसे कि जो एमएफआई लैंडस्केप के चलते जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो बैंक की वो काफ़ी लो है, और लीडरशिप अनसर्टेनिटी के चलते भी जो है स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है, जहाँ पर नुमामा ने जो है डाउनग्रेड किया स्टॉक को रेड्यूस पर, जो उन्होंने पहले होल्ड रेटिंग दी थी, और टारगेट प्राइस जो है 750 पर रखा है। आईएफएल ने भी जो है मेंटेन रखा है एड रेटिंग, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 970 से घटाकर 910 पर रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पर कंपनी को जो है 843 का ऑर्डर मिला है। और इसी के साथ साथ जो टोटल एक्यूमुलेटेड ऑर्डर है बीईएल का करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 14,567 करोड़ का हो जाता है। इसी के साथ साथ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक पर, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो है ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 364 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में था सन फार्मा, जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1970 का रखा है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि कंपनी ने जो एग्रीमेंट किया है चेक पॉइंट थेराप्यूटिक्स को एक्वायर करने के लिए वो की ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए। और उन्होंने FY 25, 26 और 27 का जो एस्टिमेट है वो मेंटेन रखा है। और उन्होंने सन फार्मा को जो 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग है वो 30 टाइम्स पर रखा है। और सन फार्मा जो है उनका टॉप पिक है फार्मा स्पेस में। इसी के साथ साथ टाटा कम्युनिकेशन भी आज फोकस में था, जहाँ पर ICICI सिक्योरिटी ने नोट निकाला टाटा कम्युनिकेशन पर, और उन्होंने डबल अपग्रेड किया स्टॉक को और टारगेट बाय रेटिंग पर। और टारगेट प्राइस जो है 1840 का रहेगा, जहाँ पर उनका कहना है कि जो स्टॉक में जो है करेक्शन देखने को मिला नियर टर्म रेवेन्यू वीकनेस और एम्बिशियस गाइडेंस के चलते, और कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। आखिर में बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंस के, जिसमें भी जो है एक्शन देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ पर कंपनी जो है 85.6% का स्टेक एक्वायर करने वाली है एम्पलीट्यूड सर्जिकल फ्रांस में, और जो कॉस्ट होगा इसका 256 मिलियन यूरो का होगा।
चलिए, शुक्रिया करेंगे रविंदर आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। एजीएस ट्रांजैक्ट में आज भी लोअर सर्किट देखने को मिला। एजीएस ट्रांजैक्ट में दिक्कतों के कारण बैंकों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। पूरी खबर बता रहे हैं शरद दुबे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने ईटी नाउ स्वदेश में हमारी मुहिम भी थी कि कल जो एजीएस ट्रांजैक्ट पे हमने जो है एक सावधान वाला जो है एक पूरा इंपॉर्टेंट लिंक किया था और यहाँ पे बताया था कि रेगुलेटरी एजेंसीज को भी एक्शन में आना चाहिए। क्या आरबीआई और सेबी जो दखल देना चाहेंगे और क्या यहाँ पे सिस्टमैटिक इशू का जो रिस्क देखने मिल सकता है, या आपका एटीएम में जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ एटीएम्स ड्राई अप हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं। इन्वेस्टर लॉसेस तो है ही, लेकिन एक कॉमन पब्लिक के लिए भी जो है लॉसेस देखने मिल रही है कि एटीएम के लाइन में शायद वो एटीएम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। हम बता देते हैं कि जो एजीएस ट्रांजैक्ट में 2024 के हाई से अभी तक 90% वेल्थ साफ हो गया। 2025 में भी गिरावट 80% का था और एक महीने में देखें तो 65% का लॉस देखने मिला है। कंपनी जो है ऑफ कोर्स डिफॉल्ट भी की है जहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूज की पेमेंट को लेके। इसके अलावा क्रेडिटर्स लोग ने भी जो है थोड़ी सी आशंका जताई है और इम्पॉर्टेंटली 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उनको डिफ़ॉल्ट घोषित भी कराया गया उनके बैंकिंग फैसिलिटीज़ को लेके। एक ऑफ कोर्स आपका क्रिसिल था और दूसरा आपका इंडिया रेटिंग्स था। इसके अलावा जो है याद रखिए 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रेजिग्नेशन दिए हैं। एटीएम ऑपरेशंस जो है खराब जा रहे हैं बैंकिंग के साथ, और जो टोटल ड्यूज़ है ये बड़ा आंकड़ा आ रहा है 726 करोड़ का। इसमें आप एसबीआई, एक्सिस बैंक जैसे बड़े दिग्गज बैंक्स भी शामिल है। लेकिन एक सवाल उठता है खासकर कि बैंक्स को लेकर, ईटी नाउ स्वदेश पुट करता है ये सवाल कि एटीएम कैलिब्रेशंस में कोई डिले तो नहीं हो रहा है, उसके कारण कॉमन पब्लिक को भी जो है प्रेशर आ सकता है। 38,000 एटीएम्स का जो इम्पैक्ट देखने मिला है। एसबीआई का सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लगभग 14,000 एटीएम का। और इसके अलावा याद रखिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तो कई नए और तौर तरीके भी इस पर फोकस करें, जहाँ पे वो एक नए एटीएम के सर्विस प्रोवाइडर के पास भी जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कैलिब्रेशंस हो रही है, बट सवाल उठता है कि बैंक्स जो है खरे उतर रहे हैं कि नहीं इस एटीएम के प्रॉब्लम्स में। इस पे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सूची बनती है। बढ़ते आगे। अगली खबर जो है वो जुड़ी हुई है ट्रांसमिशन सेक्टर से। ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर सरकार ने इंडस्ट्री के साथ चर्चा पूरी कर ली है। स्कीम में क्या खास होगा, प्रकाश प्रियदर्शी बता रहे हैं। देखिए, पावर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल सरकार ट्रांसमिशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो और इंपोर्ट पर से निर्भरता कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लाने जा रही है। इसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को पहले दी थी। अब उसमें नया डेवलपमेंट ये है कि इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, और अब इस प्रस्ताव के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम तरह की इक्विपमेंट्स की पहचान कर ली गई है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत की जाएगी, जो कि जिसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन सेक्टर में होता है। और इसमें अंडरग्राउंड और ओपन जो पावर केबल्स हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्री को, कंपनीज को इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो कंपनी देश के अंदर लगा रही हैं उनको एक अश्योर्ड मार्केट दिया जाए और साथ ही साथ सुनिश्चित इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाए। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि सीए को, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इनिशियल जो ड्राफ्ट प्रपोजल है वो तैयार करे। फाइनल प्रपोजल ऊर्जा मंत्रालय तैयार करेगा सीएस के इनपुट के साथ, और उसके बाद इसे पीएलआई के ऊपर जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ है उसके पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। शुरुआती प्रस्ताव के हिसाब से जो स्कीम की साइज़ है वो करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए हो सकती है, और मकसद ये है कि जो ट्रांसमिशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर कम हो रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए। साथ ही साथ सरकार ने बजट में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का ऐलान किया था। ये स्कीम उस मिशन के तहत लॉन्च की जा सकती है। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए, और इसी के साथ स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।